तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। सेवा में 6 वर्ष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। देश में कृषि सुधार के लिए 2 महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पारित हो गए हैं। ये हैं कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और दूसरा विधेयक है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। सरकार ने रबी फसलों के समर्थन मूल्य में जोरदार बढ़ोतरी की है। गेहूं, चना, सरसों, जौ और मसूर का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। मैं सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी पर कोई फर्क आने वाला नहीं है। रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले अनाज गेहूं के एमएसपी में 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 1975 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसी तरह चने का समर्थन मूल्य 225 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर अब 5100 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सरसों के समर्थन मूल्य में 225 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और ये 4650 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। जबकि मसूर के समर्थन मूल्य को 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5100 रुपए और जौ के समर्थन मूल्य को 75 रुपए बढ़ाकर 1600 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। एमएसपी के मुख्य रूप से 2 उद्देश्य हैं: भाव में दबाव के दौरान किसानों की सहायता करना और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न खरीदना। मोदी सरकार ने पिछले 6 साल के दौरान एमएसपी में काफी बढ़ोतरी की है, जिससे उत्पादन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP कुछ कारकों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। वो कारक इस तरह से हैं: विशेष जीन्स या जीन्सों के समूह की अर्थव्यवस्था की संपूर्ण संरचना, उत्पादन लागत, आदानों की कीमत में बदलाव और इनपुट आउटपुट मूल्य समानता। इनके अलावा मंडी की कीमतों में रुझान, मांग और आपूर्ति, अंतर फसलन मूल्य समानता और औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव भी इन कारकों में शामिल है। साथ ही जीवन यापन की लागत पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति, किसानों की ओर से भुगतान की गई कीमतों और प्राप्त कीमतों के बीच समानता के अलावा जारी कीमतों पर प्रभाव और राज्य सहायता के लिए बाधाओं की भी एमएसपी निर्धारण में विशेष भूमिका है। सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों और दूसरे संगत मंत्रालयों की राय को ध्यान में रखते हुए एमएसपी का निर्धारण करती है। आमतौर पर आकलन 3 तरह की गणना पद्धतियों पर आधारित होता है। इन्हें A2 पद्धति, A2+, FL पद्धति और C2 पद्धति कहा जाता है। गणना के बाद एमएसपी प्राप्त रकम से 50% अधिक होती है। सरकार फसलों का उत्पादन सुनिश्चित करने और इसे बढ़ावा देने के लिए ओपन इंडेड एमएसपी नाम की एक उदार खरीद नीति अपनाती है। ओपन इंडेड एमएसपी में कोई खरीद लक्ष्य नहीं है। इसके बजाय सरकार FCI जैसी खरीद एजेंसियों को एमएसपी पर खरीद करने की अनुमति देती है। 2016 और 17 के दौरान देश भर में 20,50,000 किसान एमएसपी से लाभान्वित हुए थे। 2018 और 19 में यह बढ़कर 39,80,000 हो गया। सरकार समिति की ओर से दी गई सिफारिशों के आधार पर एमएसपी को निर्धारित करती है। CACP ने वर्तमान में 23 कृषि जिन्सों के लिए एमएसपी की सिफारिश की है।
जिसमें 7 अनाज, 5 दलहन, 7 तिलहन और 4 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। अनाज में धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी। दलहन में चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। तिलहन में मूंगफली, रेपसीड, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, कुसुम और रामतिल। जबकि वाणिज्यिक फसलों में कोपरा, जूट, कपास और गन्ने का नाम शामिल है। 6 सालों में कितना बढ़ा प्रमुख फसलों का एमएसपी? 1450 से 1975 रुपए, बढ़त 36.2%। धान सामान्य 1360 रुपए प्रति क्विंटल से 1868 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 37.35%। मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल से 1850 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 41.22%। सरसों 3100 रुपए प्रति क्विंटल से 4650 रुपए क्विंटल, बढ़त 50%। सोयाबीन 2550 रुपए प्रति क्विंटल से 3880 रुपए क्विंटल, बढ़त 52.15%। मूंगफली 4000 रुपए प्रति क्विंटल से 5275 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 31.87%। चना 3175 रुपए क्विंटल से 5100 रुपए क्विंटल, बढ़त 60.62%। अरहर 4350 रुपए प्रति क्विंटल से 6000 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 37.93%। उड़द 4350 रुपए प्रति क्विंटल से 6000 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 37.93%। मूंग 4600 रुपए प्रति क्विंटल से 7196 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 56.43%। मसूर 3075 रुपए प्रति क्विंटल से 5100 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 65.85%। कपास 4050 रुपए प्रति क्विंटल से 5825 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 43.82%। कुसुम 3050 रुपए प्रति क्विंटल से 5327 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़त 74.65%। साथियों, किसानों को एमएसपी देने और सरकारी खरीद के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है वो पहले कभी नहीं किया गया। बीते 5 साल में जितनी सरकारी खरीद हुई है और 2014 से पहले के 5 साल में जितनी सरकारी खरीदी हुई है उसके आंकड़े देखोगे तो कौन सच बोल रहा है, कौन किसानों के लिए काम कर रहा है, कौन किसानों के भलाई के लिए काम कर रहा है, इसकी गवाही वहीं से मिल जाएगी। मैं अगर दलहन और तिलहन की ही बात करूं तो पहले की तुलना में दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद करीब करीब 24 गुना अधिक हो की गई है। 24 गुना अधिक। इस साल कोरोना संक्रमण के दौरान भी रबी सीजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। इस साल रबी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर किसानों को 1,13,000 करोड़ रुपए एमएसपी पर दिया गया है। ये राशि भी पिछले साल के मुकाबले 30% से ज्यादा है। यानी कोरोना काल में न सिर्फ रिकॉर्ड सरकारी खरीद हुई बल्कि किसानों को रिकॉर्ड भुगतान भी किया गया है।
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा कि दोनों विधेयक कृषि और किसान के उन्नति के लिए ऐतिहासिक विधेयक है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने में ये कानून काफी अहम साबित होगा, क्योंकि व्यावसायिक खेती वक्त की जरूरत है। खास तौर से छोटी जोत वाले व सीमांत किसानों के लिए ऐसी फसलों की खेती नामुमकिन है जिसमें ज्यादा लागत की जरूरत होती है और जोखिम ज्यादा होता है। आजादी के बाद पहली बार एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसमें 1 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। ये पहली बार हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में किस मद पे जाएगा। तो बहुत ही बारीकी से सारे इश्यूओं को अनुसंधान करते हुए ये पाया गया कि हमारे देश में किसानों के उत्पादन को मार्केट तक पहुंचाने में, उसको एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने में, संग्रह करके रखने में, गोडाउन के, कोल्ड स्टोरेज के, परिवहन के, प्रोसेस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें बड़े गैप्स हैं। एज पर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि विकसित देश जो भी है वहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 35 से 40% प्रोसेस हो जाता है। जहीं हमारे देश में जो हमारा इतना बड़ा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम करने वाले देशों में से हैं, इस देश में हमारा प्रोसेस 5% से कम है। तो एक बहुत बड़ा गैप है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस 1 लाख करोड़ रुपए का जो एग्रीकल्चरल फंड का प्रावधान किया गया है, वो फंड सिर्फ और सिर्फ पोस्ट हार्वेस्टिंग गैप्स जो थे हमारे उसमें लागू करने का प्रावधान किया गया। इसके चलते गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेजेस, मार्केट लिंकेजेस, कोल्ड चेन, इन सारी चीज़ों में जहां भी गैप्स हैं उसको पूरा करने के लिए ये फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देश में कृषि सुधार के लिए 2 महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पारित हो गए हैं। ये हैं कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और दूसरा विधेयक है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को नई आजादी प्रदान की है और उन्हें यह हक दिया है कि वे अपनी उपज कहीं भी किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेच सकते हैं, जहां उन्हें इच्छित एवं उचित मूल्य मिल सके। सर, अगर हम एमएसपी की बात करते हैं तो आप सर इसको किस तरह से तैयार करते हैं? इसको कौन कौन सी ऐसी बातें हैं सर जो ध्यान में रखने की आवश्यकता केंद्र सरकार को पड़ती है ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके? ऐसा है कि किसानों के लिए जो एमएसपी तय की जाती है उसमें किसानों के जो उसमें लेबर, उनकी मजदूरी और उसके बाद में उसका मानव का जो श्रम है कितना है, मशीनरीज है उसके और उसकी खाद है, उसके बीज है और अन्य ऐसे कई सिंचाई है या ज़मीन है, उन सब का जोड़ने के बाद कि किसान को कितना
पैसा उसके अंदर उसकी उत्पादन को किसान को मिलना चाहिए, तो उसके आधार पर एमएसपी तय की जाती है। और किसान को अधिक रेट कैसे मिले मार्केट में, और उसकी वजह से ये एमएसपी तय की जाती है। और इसका निर्णय सीसीए की कमेटी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर बनी है, तो वो उनकी अध्यक्षता में होती है और उसके अंदर एमएसपी तय की जाती है, और जिसके अंदर राज्यों से भी सलाह ली जाती है, राज्यों से रिपोर्ट आती है, राज्यों से आने के बाद मंत्रालय के अंदर आती है और मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के अंदर भेजते हैं, और वहाँ से सब तय होने के बाद और फिर वापस मंत्रालय में जब कृषि मंत्रालय के अंदर आते हैं, तो वहाँ आने के बाद रिपोर्ट तैयार होती है और उसके बाद में सीसीए की कमेटी में जाती है और वहाँ पर प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ये फाइनल किया जाता है, और जहाँ पर किसानों को इस एमएसपी का निर्धारण होता है और उसके आधार पर किसानों को एमएसपी के ऊपर खरीद होती है, जिससे किसानों को लाभ होता है। और किसान मार्केट के अंदर जहाँ कहीं ट्रेडर है या कहीं अगर उसकी वजह से जो जहाँ उत्पादन वो बेचता है, तो वहाँ पर उसको उस रेट की वजह से लाभ मार्केट के अंदर उनको उचित मूल्य मिलता है। तो ये एक एमएसपी इस तरह से निर्धारित की जाती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अध्यक्षता में कमेटी है उसके द्वारा उसका तय होता है। सर, अभी मोदी जी के सरकार को 6 साल हुए हैं सर। इन 6 साल में हम बम्पर पैदावार भी देखते हैं और सर एमएसपी में बढ़ोतरी भी हम देखते हैं। इसको सर आप किस रूप में देख रहे हैं? ऐसा है कि एमएसपी के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से स्वामीनाथन जी की आयोग की रिपोर्ट में ये कहा गया कि किसानों को 1.5 गुना मिलेगा तो किसान को लाभ होगा अपनी लागत से, तो उसके आधार पर ये एमएसपी तय की गई। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने स्वामीनाथन जी की आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी को निर्धारित करके और उससे 1.5 गुना देने का जिस तरह से लागत से 1.5 गुना तय किया गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस समय के अंदर भी एमएसपी को बढ़ाकर और प्रधानमंत्री जी ने कल किसानों को एक तोहफे के रूप में दिया है, और जो कल एमएसपी जो तय हुई है सीसीए की कमेटी के अंदर, उसके अंदर गेहूं के अंदर आज ये एमएसपी बढ़ा दी गई है, और गेहूं के अंदर 75 गेहूं के अंदर एमएसपी 50 रुपये बढ़ाकर और लगभग 1975 रुपये से अब उनको किसानों से खरीद होगी। और इसी तरह अगर जौ की बात करें तो जौ के अंदर भी 75 रुपये बढ़ाए गए हैं और अब उनको 1600 रुपये के अंदर किसानों से खरीद होगी। और वहीं अगर चने की बात करें तो चने के अंदर भी 225 रुपये बढ़ाए हैं और अब चने का जो मूल्य है वो उसके अंदर 3800 और 5100 रुपये मिलेंगे किसानों को। और इसी तरह अगर बात करें मसूर की तो मसूर के अंदर भी 300 रुपये बढ़ाए गए हैं प्रति क्विंटल, और 300 रुपये के हिसाब से जहाँ पहले 4800 रुपये मिलते थे तो अब उनको 5100 रुपये किसान को मिलेगा। और इसी तरह अगर सरसों की बात करें तो उसके अंदर भी सरसों के अंदर भी 225 रुपये बढ़ाए हैं, और जहाँ पहले 4425 थे अब उसके स्थान पर 4600 और 50 रुपये मिलेंगे। तो और कुसुम के अंदर भी 112 रुपये की वृद्धि की गई है, और अब किसानों को इसके अंदर भी 5300 और 27 रुपये किसानों को मिलेंगे। तो इस तरह से कल ये एक बहुत बड़ा फैसला हुआ किसानों को तोहफे के रूप में, और इसके आधार पर रबी के अंदर आने वाले समय में इस रेट से किसानों की खरीद की जाएगी। सर, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि स्वामीनाथन कमेटी के जो भी सिफारिशें हैं उसको लगभग लागू कर दिया गया है और उसी के अनुरूप एमएसपी भी तय किया जा रहा है, लेकिन वहीं सर किसान संगठन के भी ये मांग है कि एमएस स्वामीनाथन कमेटी के जो एमएसपी रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। ये क्या सर, कहाँ पर इसको आपको लगता है कि किसान के मांग जायज़ है या आपके जो सरकार ने जो तय किया है वो कहीं पर, क्या सर लग रहा है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? ऐसा है कि एमएसपी पर जो खरीद होती है उसके पैरामीटर और सारे मापदंड तय हैं, किए हुए हैं, और उसके अंदर जैसे मैंने पहले भी अपने जवाब के अंदर कहा है कि उसके अंदर वो सारे उसके खर्चे सब मिलाकर उसके बाद में जो एक मिलना चाहिए रेट उससे 1.5 गुना मिलना चाहिए। तो ये 1.5 गुना से अधिक, कुछ फसलों में तो 1.5 गुना से भी अधिक दिया गया है।
तो इस तरह से किसानों के लिए एमएसपी का एक पैरामीटर जो तय किया उसके आधार पर तय होती है और वही उसी के आधार पर हम दे रहे हैं। सर एपीएमसी एक्ट है और ऑनलाइन जो ई नाम की हम बात करते हैं, लेकिन सर किसान संगठन है उनको कहना है कि अगर जिस तरह से आप एक्ट लाएंगे तो ये इनाम का फिर क्या होगा, इनाम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और ख़ास तौर से अगर हमें नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इनाम के बहुत ज़्यादा किसानों में जागरूकता नहीं है। सर इसको किस रूप में देखते हैं? ऐसा है कि इनाम मंडी भी इस कोरोना के समय के अंदर हमने बढ़ाई है। जहाँ 585 मंडियाँ थी तो उसके स्थान पर अब 1000 मंडियाँ कर दी गई हैं। और इस एक्ट के आने के बाद मंडी के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इनाम मंडी के ऊपर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही है कि किसान को आज़ाद किया है। एक जहाँ पर मंडी के अंदर उत्पादन को बेच सकता है तो वहीं मंडी के बाहर वो किसी दूसरे व्यापारी से भी अपना उत्पादन बेच सकेगा। तो इसके अंदर उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि किसान को इसमें आज़ादी मिली है। किसान इसमें स्वतंत्र हुआ है कि किसान अपने उत्पादन को बेचने के लिए उसके पास अब पहले एक ही प्लेटफॉर्म था जहां पर वो जाकर बेच सकता था। अब उसके पास में 2 स्थान है। वो मंडी के अंदर जाकर बेच सकता है, अगर उसको अच्छा लगे, वहाँ उसको अधिक रेट मिलती है तो वहाँ पर बेचे, अगर उसको बाहर रेट अच्छी मिलती है, अगर कोई व्यापारी देता है तो बाहर बेचे, स्वतंत्र है। पहली बार आज़ादी मिली है किसान को इस एक्ट के आने के बाद। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान के अंदर भारत आज़ाद हुए आज 75 साल होने को आए हैं और 75 साल तक किसान की जिस तरह से राजनीति हुई किसान के नाम पर, लेकिन किसान को आज़ाद किसी ने नहीं किया। एक अगर बात करूं मैं कि एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री है, वो अपनी रेट स्वयं तय करता है, उसके ऊपर लागत तय करता है और उसके बाद वो बेचता है और देश के किसी कोने के अंदर बेच सकता है। और एक माचिस बनाने वाला है, उसमें भी वो एक रेट तय करता है, उसकी लागत कॉस्ट सब जोड़ने के बाद देता है और उसके अंदर 10, 20, 50% नफ़ा जोड़ने के बाद देता है। लेकिन मेरे देश का अन्नदाता धरती पुत्र किसान, वो अपने उत्पादन को अपनी खुद की रेट तय कर करके क्यों नहीं बेच सकता? उसको किसी बिचौलिए के या किसी आड़तिए के मुंह की तरफ क्यों ताकना पड़ता है? और उस किसान को अपने उत्पादन के लिए किसी दूसरे राज्य के अंदर जहाँ उसको अधिक रेट मिलती है वहाँ जाकर क्यों नहीं बेच सकता? इसलिए इस देश के किसान को मोदी जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक तोहफा दिया है किसानों को कि आने वाले समय में किसान को आत्मनिर्भर बनाना है और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाना होगा। इसीलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर ये इतना ऐतिहासिक फैसला हुआ और किसानों को तोहफे के रूप में दिया। कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। देश भर के अलग अलग राज्यों के किसान केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। लाभार्थी किसानों ने हमसे अपने विचार साझा किए, आइए देखते हैं। मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया था अपना, तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भारत सरकार का बहुत ही अच्छा एक किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है। किसान जब चाहे अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से पैसा ले सकता है, जो कि बहुत ही न्यूनतम ब्याज दर पे किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। जब तक क्रेडिट कार्ड नहीं था उससे पहले पैसे की बहुत ज़्यादा समस्या बनती थी,
अगर मेरा ट्यूबवेल या ट्रैक्टर वगैरह ख़राब हो जाए तो उसके लिए सेठ के पास या साहूकार के पास या जो गांव में सूदखोर लोग होते हैं उनसे पैसा लेना पड़ता था, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ता था हमें। और जब से क्रेडिट कार्ड हुआ है इससे बहुत सुविधा हो गई है। हम किसी भी समय अगर आवश्यकता पड़ती है तो अपना आसानी से पैसा उपलब्ध बैंक द्वारा हो जाता है, जिसका हमें सबसे कम रेट 4% ब्याज चुकाना होता है और साल भर में एक बार इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कई बार हम क्या महसूस करते हैं कि हमारे जनपद बागपत में पानी की समस्या बड़ी विकराल रूप धारण कर रही थी। वाटर लेवल हमारा लगातार गिरता जा रहा था। कई बार हम कृषि विशेषज्ञों के माध्यम से हमने केवीके में खेकड़े में आकर अपनी जानकारी प्राप्त की, तो हमारे यहाँ कृषि विशेषज्ञों ने हमें जानकारी दी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। तो आप उसके माध्यम से ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर के माध्यम से आप अपने खेत में पानी की बचत कर सकते हैं। तो उसके पश्चात हमने अपने जो उद्यान विभाग है उससे संपर्क किया और उद्यान विभाग ने हमारे 90% सब्सिडी पे जो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पानी की पाइपलाइन लगवाई और उसके बाद में हमने जो सिंचाई शुरू की तो उसमें हमारा लगभग 50% पानी की बचत हुई और बिजली की बचत हुई। और उससे पहले हमारे यहाँ जो आवारा पशु थे, नाली में हम पानी चलाते थे, नाली में पशु पानी तोड़ देते थे, हमारी जो लेबर कॉस्टिंग थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। उसके लगवाने के बाद में हमारी लेबर जो कॉस्टिंग वो बची है, पानी 50% बचा है और हमारा जो फसल उत्पादन है और उसकी क्वालिटी जो है उसकी गुणवत्ता में बड़ा अचूक परिवर्तन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हम तहे दिल से इस योजना के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सी किसान की उपयोगी लाभकारी बहुत योजनाएं चलाई हैं, जिनमें से किसान क्रेडिट कार्ड है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है और सोलर पंप योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, जिनमें से मैंने भी इनका कई में से किसान क्रेडिट कार्ड भी मेरे पास है, उसका भी फ़ायदा लिया है। सोलर पंप भी मैंने लगाया। जब मैं कृषि विभाग के ऑफिस में गया तो पता लगा कि सोलर पंप की योजना आई हुई है। मैंने भी अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद मेरा सोलर पंप लग गया है, जिसमें मुझे बहुत बड़ी अच्छी तरीके से बचत हुई। एक बार लागत लग जाने के बाद फिर निःशुल्क 20-25 साल के लिए आराम से उसकी सिंचाई होती रहेगी और राष्ट्रीय विद्युत ऊर्जा की भी बचत होती है, नकजरत है। और जिसका 1000 रुपये 1200 रुपये में बिल प्रति माह देता था, अब उससे मैं बिल्कुल मुक्त हूँ, ये भी फ़ायदा है। और सीमित पानी है, सुबह 12 चलती है, शाम को सूरज अस्त के साथ बंद हो जाती है। रात का झंझट बिल्कुल कम, रात के कीड़े जिनावर उनसे सबसे मुक्त हूँ और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। प्रधानमंत्री जी ऐसी लाभकारी और हितकारी योजनाएं चलती रहे, मैं उनके हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ। इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।